दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है संविधान सीरीज़ में। आज हम आपके सामने हाजिर हैं एक नया टॉपिक लेकर। टॉपिक का नाम है मौलिक अधिकार। हम जानेंगे मौलिक अधिकार क्या होते हैं, संविधान के कौन से भाग में मौलिक अधिकार दिए गए हैं, कितने प्रकार के मौलिक अधिकार हैं और कैसे संविधान में मौलिक अधिकार आए हैं। साथ ही साथ हम जानेंगे समानता का मौलिक अधिकार क्या है और क्या कहता है। आइए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मौलिक अधिकार, देखिए मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग नंबर 3 में दिए गए हैं। भाग नंबर 3 में दिए गए हैं। कितने में? भाग नंबर 3 में मौलिक अधिकार दिए गए हैं। दूसरी बात यह है कि मौलिक अधिकार क्या होते हैं। देखिए मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो इंसान को उसकी ज़िंदगी से, उसकी आज़ादी से और उसके विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो संविधान के द्वारा दिए जाते हैं और इनकी अदालतों के द्वारा सुरक्षा की जाती है। ये व्यक्ति के जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। इनके बिना लोकतंत्र अधूरा है, जीवन अधूरा है। आइए जानते हैं कि भारतीय संविधान के अंदर मौलिक अधिकार कैसे आए। देखिए मौलिक अधिकारों की जो सबसे पहले मांग की थी वो बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में की थी। बाल गंगाधर तिलक ने मौलिक अधिकारों की मांग सबसे पहले 1895 में की थी। उसके बाद एनी बेसेंट ने 1925 में मौलिक अधिकारों की मांग की। कहा कि जिस प्रकार के अधिकार ब्रिटेन के नागरिकों को दिए गए हैं उसी प्रकार के अधिकार भारतीय लोगों को भी दिए जाएं। नेहरू रिपोर्ट 1928 में आई थी। इसमें कहा गया था कि मौलिक अधिकार लोगों को जरूर मिलने चाहिए क्योंकि मौलिक अधिकार बेहद जरूरी होते हैं। गांधी जी ने 1931 में कराची अधिवेशन में और सितंबर 1931 में ही द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में मौलिक अधिकारों की मांग की थी। इसके बाद तेज बहादुर स्प्रू ने 1945 में मौलिक अधिकारों की मांग की और मौलिक अधिकार समिति एक बनाई गई थी जब संविधान सभा बनी थी 1946 में। इस मौलिक अधिकार समिति ने संविधान के अंदर मौलिक अधिकारों को शामिल करने की सिफारिश की थी और इसी की सिफारिश पर मौलिक अधिकार संविधान में शामिल किए गए। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि संविधान में ठीक 38 दिन तक मौलिक अधिकारों के ऊपर बहस होती रही क्योंकि मौलिक अधिकार बेहद महत्वपूर्ण थे और लगातार इन पर बहस हुई, तब जाके भारतीय संविधान में दर्ज कराए गए। अब हम बात करते हैं कि संविधान में कितने प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए। देखिए जब संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 के दिन, तब संविधान में 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे। समानता का मौलिक अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक शिक्षा का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, साथ ही साथ संवैधानिक अधिकारों के उपचारों का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। लेकिन संपत्ति के अधिकार को संविधान से निकाल दिया गया, यानी कि मौलिक अधिकारों से निकाल दिया गया और इसको एक आज कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब हम बात करते हैं कि जो समानता का अधिकार होता है वो क्या होता है। देखिए समानता से सीधा सा मतलब होता है ईश्वर अल्लाह भगवान ने सभी लोगों को समान बनाया है और उनके साथ बराबरी के आधार पर ही बर्ताव होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति के खिलाफ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि समानता का जो अधिकार है वो भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 14 के अंतर्गत दिया गया है। आर्टिकल नंबर 14 के अंतर्गत इसको दिया गया है। आर्टिकल नंबर 14 में कहा गया है समान कानून के समक्ष समानता और कानून के समक्ष समान संरक्षण। यही तो बात है कि भारतीय संविधान लाजवाब है मगर इसकी जो भाषा है बहुत कठिन है, इसीलिए हम इसको बड़ी सरल भाषा में समझा रहे हैं। देखिए कानून के समक्ष समानता का मतलब होता है कि कानून की नज़रों में सभी लोग बिल्कुल बराबर हैं और कानून किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा, आर्टिकल नंबर 14 कह रहा है। साथ ही कानून के समक्ष समान संरक्षण का मतलब है कि कानून हर एक इंसान के साथ बराबरी के आधार पर बर्ताव करेगा और उसके साथ किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल नंबर जो 15 है वो कहता है कि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ जाति, धर्म, भाषा, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा।
यानी कि आर्टिकल नंबर 15 का पार्ट 2 कह रहा है कि किसी भी व्यक्ति को सिर्फ जाति, धर्म, भाषा, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी भी आधार पर कुओं, तालाबों, होटलों, पार्कों, सड़कों, समागम के स्थानों जैसे कि रामलीला मैदान और स्नान घाटों में जाने से नहीं रोका जाएगा, क्योंकि ये ऐसी जगह हैं जो व्यक्ति के लिए मूलभूत हैं और यहाँ से व्यक्ति का जीवन जुड़ा होता है। क्योंकि कुछ लोग मनोरंजन के लिए जाते हैं, कुछ लोग जीवन को चलाने के लिए, कुछ कमाने के लिए जाते हैं, तो ऐसी जगहों पर जाने से किसी भी व्यक्ति को नहीं रोका जाएगा। आर्टिकल नंबर 15 का पार्ट 3 कहता है कि जो सरकार है वो महिलाओं को बराबरी के लेवल पर लाने के लिए उनके लिए कोई विशेष व्यवस्था कर सकेगी। आर्टिकल नंबर 15 का पार्ट 3 कहता है कि सरकार महिलाओं को बराबरी का दर्जा देने के लिए उनको विशेष राहत की व्यवस्था आर्टिकल 15 के 3 के तहत कर सकेगी। आर्टिकल नंबर 15 का 4 कहता है कि राज्य यानी सरकार जो समाज के पिछड़े, दबे, कुचले, अल्पसंख्यक, दलित लोग हैं उनको समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए, उनका विकास को बराबर करने के लिए सरकार आरक्षण की व्यवस्था कर सकेगी या उनके लिए कोई विशेष व्यवस्था कर सकेगी। अब आर्टिकल नंबर जो 16 है वो कहता है कि समान अवसरों की समानता, यानी कि आर्टिकल नंबर 16 अवसरों की समानता, आर्टिकल नंबर 16 अवसरों की समानता से संबंधित है। अवसरों की समानता, अवसरों की समानता, इसका मतलब ये हुआ कि जो भारत के लोग हैं उनको जो केंद्र सरकार है यानी भारत सरकार और भारत के अंदर जो दूसरी सरकारें हैं जैसे कि राज्य सरकार, वो कोई सरकारी नौकरी निकालती हैं तो हर एक व्यक्ति को उस नौकरी को हासिल करने का बराबरी का मौका मिलेगा। किसी भी व्यक्ति को इस मौके से दरगुजर नहीं किया जाएगा, यानी कि उसे मौका वो हासिल करने से नहीं रोका जाएगा। ठीक है, जैसे कि मान लो कोई पुलिस वाला बनना चाहता है तो वो पुलिस वाला बन सकता है, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, भाषा को बोलने वाला हो, चाहे वो कहीं का भी रहने वाला हो, मगर भारत का नागरिक होना चाहिए, पुलिस वाला बन सकता है। लेकिन शर्त एक है, जो पुलिस बनने के लिए योग्यता होनी चाहिए, शारीरिक योग्यता या एजुकेशनल योग्यता, वो कम से कम उसको पूरी करता हो, अन्यथा नहीं बन सकता। आर्टिकल नंबर जो 17 है भारतीय संविधान का, आर्टिकल नंबर 17 वो छुआछूत पर प्रतिबंध लगाता है। प्रतिबंध, आर्टिकल नंबर 17 सीधा सीधा कहता है कि छुआछूत का निषेध किया जाता है, यानी छुआछूत को पूरी तरह से अब खत्म कर दिया जाता है। किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई भी छुआछूत वाला व्यवहार नहीं किया जाएगा। अगर कोई इंसान किसी व्यक्ति के साथ छुआछूत के आधार पर कोई बर्ताव करता है तो वो कानून के द्वारा दंड प्राप्त करेगा या कानून के द्वारा उसे दंड दिया जाएगा। आर्टिकल नंबर 18 कहता है कि उपाधियों का अंत किया जाता है। उपाधियों के अंत के मतलब से ये है कि जो राज्य है, राज्य सिर्फ और सिर्फ 2-3 प्रकार की उपाधि देगा। जैसे कि सेना से संबंधित उपाधि व्यक्ति धारण कर सकता है और जो शिक्षा है उससे संबंधित उपाधि धारण कर सकता है। उपाधियों का अंत, इसका मतलब ये हुआ कि भारत सरकार के अंदर या भारत देश के अंदर जो भारत का नागरिक है वो बिना भारत सरकार की परमिशन के, यानी भारत के राष्ट्रपति की परमिशन के, कोई भी विदेशी सरकार से कोई उपाधि धारण नहीं कर सकता। सिर्फ वो शिक्षा की उपाधि धारण कर सकता है और भारत में सेना की उपाधि धारण कर सकता है, लेकिन विदेशों से कोई भी उपाधि धारण नहीं करेगा जब तक कि राष्ट्रपति उसको परमिशन न दे दे। दूसरा कि जो कोई गैर भारतीय है लेकिन भारत के अंदर किसी लाभ के पद पे है, यानी किसी सरकारी पोस्ट पे वो काम कर रहा है, तो भी वो भारत की सरकार की बिना परमिशन से किसी विदेशी सरकार से कोई उपहार या कोई उपाधि धारण नहीं करेगा, यानी नहीं लेगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही।